अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 10 वोकेबलरी के वर्ड जो डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं 4 लेक्चर आप लोगों के लिए पहले यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोगों ने अगर वो नहीं देखे तो वो विज़िट कर लें। डेली हम 10 वर्ड वोकेबलरी के उसका सिनोनिम, एंटोनिम, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो क्या है और उसके उर्दू मीनिंग, सेंटेंस और सेंटेंस से उर्दू मीनिंग, एंटोनिम वगैरह ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो इस सीरीज़ को जॉइन करने के लिए आप मेरे यूट्यूब पे जो है वो प्लेलिस्ट में जाएँगे, तो वहाँ पे वोकेबलरी की जो है प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको मिल जाएँगी। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा जो वर्ड है वो है प्रिसाइज़। प्रिसाइज़ का जो सिनोनिम है वो हमारे पास है एग्ज़ैक्ट, ठीक है? अच्छा जी, इसकी जो उर्दू मीनिंग है वो क्या है? दुरुस्त, सही, बिल्कुल वाज़ेह, मतलब कोई चीज़ जिसमें जो है वो एरर ना हो, दुरुस्त और सही हो, ठीक है? अच्छा, इसकी जो इंग्लिश मीनिंग है वो है क्लियरली एक्सप्रेस्ड, एक्यूरेट एंड डेफिनिट, ठीक है? मतलब जो अच्छे तरीके से बयान किया गया हो, जो बिल्कुल वाज़ेह हो, जिसमें कोई जो है वो ऐसी चीज़ ना हो जो समझ में ना आए, ठीक है? अच्छा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास एडजेक्टिव है और ज़ाहिर है ये प्रिसाइज़ का मतलब एग्ज़ैक्ट है, तो इसका एंटोनिम क्या हुआ? इनएक्यूरेट या वेग्यू, ठीक है? इनएक्यूरेट या वेग्यू। अब आते हैं सेंटेंस पे। हर इंस्ट्रक्शंस वर वेरी प्रिसाइज़ एंड ईज़ी टू फॉलो। मतलब क्या हुआ? उसकी हिदायत बहुत दुरुस्त और आसानी से समझने वाली थी। मतलब उसकी जो गुफ्तगू थी, उसकी जो इंस्ट्रक्शन थी, वो बहुत ही प्रिसाइज़ थी। मतलब पॉइंट टू पॉइंट जो है वो बात थी, ताकि वो क्लियरली जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है मिस्टेकन। अच्छा, मिस्टेकन का क्या मतलब होता है? मिस्टेकन मिस्टेक से ही निकला हुआ है कि गलती, ठीक है? या गलतफ़हमी, मिस्टेकन मीनिंग जो है वो गलतफ़हमी। अच्छा, इसकी जो सिनोनिम है हमारे पास वो है फैलिशियस। फैलिशियस, अब इसकी उर्दू मीनिंग क्या है हमारे पास? गलतफ़हमी में मुब्तला हो जाना। मतलब कोई ये जो है किसी चीज़ के लिए उसको गलतफ़हमी हो जाए, किसी इंसान के लिए या किसी भी जो है वो काम के लिए उसको अगर गलतफ़हमी हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे मिस्टेकन। उसका सिनोनिम हमारे पास क्या है? फैलिशियस। रॉन्ग इन ओपिनियन और जजमेंट, हम किसी को अगर जज कर लेते हैं, हमारे दिमाग में किसी के बारे में गलत ओपिनियन होता है, तो उसको बोलते हैं मिस्टेकन, ठीक है? और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास एडजेक्टिव है और इसकी जो एंटोनिम होगी वो हमारे पास क्या होगी? करेक्ट या एक्यूरेट, ठीक है? अच्छा, इसका सेंटेंस देख लेते हैं। ही वाज़ मिस्टेकन अबाउट द मीटिंग टाइम, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो मुलाकात के वक़्त के बारे में गलतफ़हमी में था। मतलब अगर किसी की कोई मीटिंग फ़िक्स हुई हुई है, तो उसको टाइम पे अगर पता ना हो, तो वो इसको मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफ़हमी हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं मिस्टेकन, ठीक है? ही वाज़ मिस्टेकन अबाउट द मीटिंग टाइम, मतलब उसको मुलाकात के टाइम के बारे में गलतफ़हमी थी। कैसे गलतफ़हमी थी कि अगर उसको 3 बजे दिया गया हो, तो वो 4 बजे जो है वो उसको लगे कि वो 4 बजे टाइम है, तो ये एक गलतफ़हमी है, ठीक है? अच्छा जी। अब आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एज्ड। अब एज्ड आप लफ्ज़ से ही क्लियर आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि ये कोई जैसे हमारी एज बढ़ जाती है या कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी बहुत ज़्यादा एज हो जाए, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो कोई जो है वो कोई ऐसी प्लेस हो या कुछ इस तरह की चीज़ हो जिसकी एज जो है वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है? अच्छा, एज्ड का जो हमारे पास सिनोनिम है वो है एंशिएंट। अब एंशिएंट वर्ड जो है वो ज़्यादातर तारीख में जो हमारी हिस्ट्री में वो जो है वो ये लफ्ज़ जो है वो यूज़ होता है, ठीक है? एंशिएंट, ठीक है? अच्छा, इसकी जो मीनिंग है इंग्लिश वो है वेरी ओल्ड और हैविंग लिव्ड अ लॉन्ग लाइफ, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना हो या उम्र रसीदा हो या जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो, ठीक है? तो इसी वजह से उसको हम क्या बोल रहे हैं? एंशिएंट। तो इसका अपोज़िट क्या होगा? ज़ाहिर है न्यू या यंग होगा, ठीक है? एज्ड जो है वो बूढ़े लोग जैसे होते हैं, तो उसका जो एंटोनिम होगा वो यंग होगा और एंशिएंट जो बहुत पुराना, तो ये बिल्डिंग के लिए या किसी हिस्टोरिकल प्लेस के लिए यूज़ होता है, तो उसका जो है वो क्या होगा? वो न्यू होगा एंटोनिम। अच्छा, ये आपकी उर्दू मीनिंग उम्र रसीदा पुराना। द एज्ड बिल्डिंग नीड्स सीरियस रिपेयर्स, मतलब जो पुरानी बिल्डिंग है उसको जो है वो संजीदा मरम्मत की ज़रूरत है। मतलब अगर कोई पुरानी बिल्डिंग हो जाए तो उसके खतरा ज़्यादा हो जाते हैं कि वो गिर ना जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। जैसे अभी कराची में जो है एक इंसिडेंट हुआ था गयारी में। 2 एक जहाँ 2 बिल्डिंग जो है वो गिर गई थी, जिससे जानी नुकसान हो गए थे। अच्छा जी, अब आते हैं हम 44 पे। यूथफुल। यूथफुल आपको लफ्ज़ से ही क्लियर होता होगा कि ये कोई जैसे एजेड लफ्ज़ था, तो वो यूथफुल जो है वो उसका अपोज़िट है या एंटोनिम है। यूथफुल का जो मीनिंग है वो है स्प्राइटली, ठीक है? सिनोनिम जो है वो क्या है? स्प्राइटली, SPRIGHTLY। और इसकी जो मीनिंग है उर्दू वो है जवान या पुरजोश, ठीक है? जैसे जवान होते हैं, पुरजोश होते हैं, जोशीले होते हैं, जो जवान लोग होते हैं, ठीक है? हैविंग द क्वालिटीज़ ऑफ यूथ लिवली एंड एनर्जेटिक। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जवान हो, यूथफुल मतलब कोई एजेड बंदा भी जो है अपनी वो जो है वो फुर्तीला होता है और जवान ऐसा लगता है कि वो बड़ी उम्र का नहीं है, ठीक है? अच्छा, ये एडजेक्टिव है और इसका ज़ाहिर एंटोनिम क्या होगा? एजेड या लाइफलेस, जिसकी कोई ज़िंदगी ना हो या एजेड हो। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि एजेड की मीनिंग क्या हुई? एंशिएंट, मतलब बहुत पुराना हो या जो है वो उमर रसीदा हो, ठीक है? अच्छा जी, डिस्पाइट हिज़ एज ही रिमेन्ड यूथफुल एंड एक्टिव। अपनी उम्र के बावजूद मतलब अपनी इतनी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी वो जवान और सरगर्म रहा। मतलब उसकी उम्र हो गई, मतलब वो जैसे कि एक इंसान है वो
अपनी जो है वो एज में पहुँचता है या एक जो है जवानी वाली एज गुज़र जाता है, लेकिन फिर भी वो अगर एक्टिव है, तो वो हमें ऐसा लगता है कि वो यूथफुल जो है अपनी एक्टिविटी को अप्लाई स्ट्रैटेजी, ठीक है? अच्छा जी, कुछ लोग होते हैं जो जवानी में भी जो है वो सॉरी बुढ़ापे में भी जवानी जो है उनको ऐसे नज़र आता है कि वो जवान है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अच्छा जी। नंबर 45 बेनेवोलेंस। अच्छा, बेनेवोलेंट की जो सिनोनिम है वो है काइंड हार्टेड, ठीक है? मतलब जो मेहरबान हो, शफ़ीक हो, खैर-ख्वाह हो आपका, ठीक है? काइंड हार्टेड, वेल मीनिंग एंड काइंडली, ठीक है? मतलब जो खैर-ख्वाह हो आपका और काइंडली का मतलब मेहरबान हो जो। ये एडजेक्टिव है। अच्छा जी, इसका जो एंटोनिम है वो क्या होगा? ज़ाहिर वो मेहरबान है तो मेहरबान नहीं होगा, ज़ालिम होगा। तो अनकाइंड और क्रूअल, क्रूअल का मतलब ज़ालिम, अनकाइंड का मतलब है जो मेहरबान ना हो, ठीक है? अच्छा, ये एंटोनिम हो गया उर्दू मीनिंग मेहरबान या खैर-ख्वाह। अच्छा, अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं। द बेनेवोलेंट टीचर हेल्प एवरी स्टूडेंट पैशनेटली। जो मेहरबान उस्ताद ने हर तालिब इल्म की सब्र से मदद की। मतलब जो मेहरबान उस्ताद है वो बेनेवोलेंट जो टीचर होता है जिसको हम मेहरबान टीचर कहते हैं, वो हर स्टूडेंट की एक सब्र से जो है वो मदद करता रहता है। अच्छा जी, नंबर 46 है ब्रूटल या ब्रूटल, ठीक है? ब्रूटल अटैक होते हैं ना, और ब्रूटल का जो सिनोनिम है वो है सैवेज, ठीक है? ब्रूटल सैवेज का मतलब होता है क्रूअल, वायलेंट एंड विदाउट फीलिंग, मतलब जिसका कोई फीलिंग ना हो, जिसका कोई एहसास ना हो, तो ब्रूटल जैसे अभी ब्रूटल अटैक्स हुए थे फ़लस्तीन पे। ये जो है मीनिंग इसका जो पार्ट्स ऑफ इसमें ये एडजेक्टिव है। अच्छा, ज़ाहिर है कि इसका एंटोनिम क्या होगा? काइंड और जेंटल, जो कि ब्रूटल ना हो, जो कि क्रूअल ज़ालिम ना हो, तो उसको हम जेंटल और काइंड बोलेंगे, तो ये इसका एंटोनिम हो गया। अच्छा, उर्दू मीनिंग क्या है? ज़ालिम या वेशी, ब्रूटल में होते हैं ना, अटैक्स होते हैं। अच्छा, द ब्रूटल अटैक शॉक द होल नेशन, मतलब ज़ालिमाना वहशी हमले ने पूरी कौम को हला करके रख दिया। तो ये ब्रूटल की जो है वो आपकी क्या हो गई? मीनिंग हो गई, और उसका एंटोनिम, सिनोनिम और पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव है। अच्छा जी, अब आते हैं 47 पे। 47 हमारा जो वर्ड है वो है विटी, WITTY। विटी का जो सिनोनिम है वो है एंटरटेनिंग। एंटरटेनिंग मतलब शोइंग क्विक एंड क्लेवर ह्यूमर, मतलब जो बहुत ज़्यादा एक ज़रीफ़ हो, हाज़िर जवाब हो, जो बहुत क्लेवर हो, जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो, मतलब जल्दी जवाब दे दे, हाज़िर जवाब हो, और वैसा जवाब दे के सब जो है वो हँसते रह जाएँ, और उसको उसके जो ह्यूमर हो वो बहुत अच्छा हो, क्लेवर ह्यूमर, ठीक है? अच्छा, इसकी जो अपोज़िट जो भी एंटोनिम होगा वो क्या होगा? डल या बोरिंग, जो मतलब आपको एंटरटेन ना करे, मतलब बोर करे, तो इसका जो है विटी का एंटोनिम हो जाएगा डल या बोरिंग, ठीक है? अच्छा, हिज़ विटी रिमार्क्स केप्ट एवरीवन लाफिंग, मतलब इसके जो हाज़िर जवाब बातों में सबको हँसने पे मजबूर कर दिया। मतलब उसके जो हाज़िर जवाब का एक रिएक्शन था, या हाज़िर जवाब की एक एक्टिविटी थी, उसने सबको जो है वो हँसने पर मजबूर कर दिया। वो सब हँस रहे थे उसकी जो है वो एक इस क्विक क्लेवर ह्यूमर पे, ठीक है? अच्छा जी। नंबर 48 अब आएगा एमसीक्यू से थॉट्स। अब थॉट तो आपको आपने पढ़ा होगा कि सोच, विचार, ठीक है? अच्छा, ये थॉट जो है उसकी जो सिनोनिम है वो है परसेप्शन। हम किसी के लिए परसेप्शन रखते हैं ना, कि ये आइडिया रखते हैं, ओपिनियन रखते हैं, तो वो इसको हम बोलते हैं थॉट का जो है वो एक क्या सिनोनिम एन आइडिया और ओपिनियन प्रोड्यूस्ड बाय थिंकिंग। मतलब बड़ी-बड़ी जैसे बड़े-बड़े साइंटिस्ट थे, तो वो आपका क्या हो जाएँगे, वो हमेशा सोच-विचार में रहते हैं और हमेशा जो है वो सोचते रहते हैं। जैसे कि आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन क्या करता था वो, जैसे अभी वो एक मशहूर उसका जो है लॉज़ ऑफ मोशन थे, उसने क्या किया कि किसी सेब के पेड़ के नीचे बैठ गया, फिर उसने देखा कि सेब उसके नीचे आके गिरा, उसके ऊपर आके गिरा, तो फिर उसने सोचा कि ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया, ये नीचे क्यों आया जो है। तो इस तरीके से सोच जब क्रिएट होती है, तो उसी से ही फिर जो है वो ख़यालात और जो है इन्वेंशन जो है वो बनती हैं, ठीक है? अच्छा जी, फिर थ्योरीज़ आती हैं। तो थॉट का जो हमारा सिनोनिम होता है परसेप्शन, और ये नाउन है हमारे पास, और इसका ज़ाहिर एंटोनिम क्या होगा? नेग्लेक्ट और इग्नोरेंस। नेग्लेक्ट या इग्नोर से किसी को इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना, इनकार करना। तो इसकी जो मीनिंग है वो है ख़याल या सोच, ठीक है? ये ख़याल या सोच कब जब पैदा होता है तो आपकी इन्वेंशंस होती हैं, ठीक है? जैसे ये एक सेंटेंस है, एवरी ग्रेट इन्वेंशंस बिगिन विद अ थॉट, मतलब हमेशा जो बड़ी इजादात होती हैं वो ख़यालों से ही बनती हैं या शुरू होती हैं, ठीक है? जब तक ख़याल नहीं आया किसी चीज़ का, तो आप उस पे कैसे काम करेंगे? ज़ाहिर है ख़याल आएगा तो आप उस पे सोचेंगे, गौर विचार करेंगे, और ये आहिस्ता-आहिस्ता जो ये चीज़ बढ़ती जाएगी, और कोई ना कोई इन्वेंशन जो है बनेगी। जैसे बड़े-बड़े साइंटिस्ट जो है वो किसी ख़्यालात को फिर उसमें काम करते हैं, तो आपको इन्वेंशन बनती है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास 49 वर्ड है डायलेमा। डायलेमा का जो सिनोनिम है वो है प्रेडिकेमेंट, ठीक है? या प्रेडिसेमेंट, मेरे ख़्याल से इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रेडिकेमेंट ही है। अच्छा, इसकी जो मीनिंग है डिफ़िकल्ट सिचुएशन और प्रॉब्लम, मतलब ऐसी सिचुएशन हो जाए जो अब आप मुश्किल हो आपको, और मुश्किलात आपके सामने हो जाए। मुश्किल सूरत-हाल हो, आप उलझन हो, ये इसकी उर्दू मीनिंग है मुश्किल सूरत-हाल या उलझन, ठीक है? ये आ गई। और ये जो है वो क्या है, ये नाउन है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये जो डायलेमा है वो नाउन है। अच्छा, इसके बाद इसका एंटोनिम क्या होगा? ज़ाहिर है सॉल्यूशन या सर्टेनिटी, मतलब कन्फर्म हो, उसमें कोई भी मुश्किल सूरत-हाल ना हो, बस वो हल हो जाए सारी चीज़, तो इसका एंटोनिम है। शी फेस्ड अ मोरल डायलेमा एट वर्क, उसके उससे काम पर अखलाकी उलझन का सामना था, मतलब जो एक डायलेमा था उसका, वो ये काम पे, तो उसको मुश्किलात थी, उसको उलझन थी, अखलाकी उलझन, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास लास्ट वर्ड है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 50 है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का जो सिनोनिम है वो है रेमिफिकेशन।
रेमिफिकेशन, ठीक है? इसकी मीनिंग क्या है? नतीजा या असर, मतलब हम कोई चीज़ करते हैं तो कोई ना कोई उसका नतीजा होता है कि किसी न किसी नतीजे के लिए जो है उसको हम करते हैं। अच्छा, अ रिज़ल्ट और इफ़ेक्ट ऑफ एन एक्शन और कंडीशन, मतलब रिज़ल्ट हो या कोई असर हो किसी एक्शन का या कंडीशन का, ठीक है? अच्छा, ये नाउन है और ये एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा? कॉज़ और ओरिजिन, ठीक है? कॉज़ या ओरिजिन। ही इग्नोर्ड द वार्निंग एंड फेस द कॉन्सिक्वेंस, मतलब उसने इंतबाहत को नज़रअंदाज किया और नताइज का सामना किया, ठीक है? मतलब उसने इंतबाहत, मतलब जो भी उसके सामने चीज़ें आई उसने ये कहा, उसको पता था कि ये मैं किसी न किसी जो है वो रिज़ल्ट पे पहुँचूँगा, तो इसलिए उसने सारी जो हार्डशिप थी, सारी मुश्किलात थी उसने फेस की। तो ये हमारे 50 वर्ड्स हो गए। कल इंशाल्लाह हम इसको जो है वो टेस्ट लेंगे 50 वर्ड्स का। तो अगर आपने पहले 40 वर्ड्स नहीं देखे तो लेक्चर आपके यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो आप जाके सॉरी, मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो आप जाके उसको टच करें, उसको देखें। इसी तरीके से मैंने वर्ड बाय वर्ड क्लियर समझाया है, ताकि आप लोगों को अच्छे से मीनिंग समझ में आ जाए। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।